जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। ये जो हुकूमत का इत्तेहाद बना है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बहुत जल्दी टूट जाएगा। क्या वाकई जल्दी टूट जाएगा? इसका फैसला बहरहाल इमरान खान ने करना है। इमरान खान साहब ने कैसे करना है, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अरकान हैं, अब उनकी तादाद 83 हो चुकी है जिन्होंने हल्फनामे दे दिए हैं। बाकी कहाँ हैं, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और MKM ने कामरान टसोरी साहब से पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि गवर्नर जो है वो कामरान टसोरी ही रहेगा, और अगर कामरान टसोरी साहब गवर्नर नहीं रहते तो फिर क्या सूरत हाल होगी, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और मियां असलम इकबाल साहब को कल जब पेशावर हाई कोर्ट ने ज़मानत उनकी ली, तो उसके बाद पंजाब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। पंजाब पुलिस ने उन्हें क्यों गिरफ्तार करने की कोशिश की और इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और नदीम अफजल चंद साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन में जितवाने के लिए मुझसे 5 करोड़ रुपए का मुतालबा किया गया था। क्या वाकई किया गया था, और ये मुतालबा किसने किया था, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। आज का जो सबसे बड़ा सवाल है, बल्कि $1 बिलियन का सवाल है, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो इत्तेहाद है वो कितनी देर कायम रह सकेगा। क्या ये इत्तेहाद 5 साल निकाल सकेगा और 5 साल हुकूमत कर सकेगा? इस सवाल का जवाब सिंपल ये है कि इसका फैसला इमरान खान साहब ने करना है। अगर वो अपोजिशन तगड़ी करेंगे और वो तगड़ी अपोजिशन करते रहेंगे, ईवान के अंदर भी ईवान के बाहर भी, तो फिर ये इत्तेहाद नहीं टूटेगा, फिर ये इत्तेहाद चलता रहेगा। और हो सकता है ये 5 साल पूरे भी कर जाए और इस दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ कैबिनेट के अंदर भी बैठ जाए। लेकिन अगर इमरान खान साहब ने इनको स्पेस दे दी, वो खामोश रहे और उन्होंने तमाशा देखना शुरू कर दिया, और उन्होंने अपने अरकान से कहा कि आपने इनसे टकराना नहीं है, आप सिर्फ ईवान में जाएं, चुप करके बैठें, चाय पिएं, खाना खाएं, उसके बाद वापस आ जाएं, और आपने इनको छेड़ना नहीं, आपने अपोजिशन नहीं करनी इनकी, और इनको जो ये करना चाहते हैं करने दें। तो फिर उसके बाद ये बड़ी जल्दी इत्तेहाद टूट जाएगा। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी बात करेगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी बात करेगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसके अंदर नुकसान है। और जब नुकसान है और वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने की कोशिश करेगी, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कभी ना कभी रजिस्ट करेगी। जब वो रजिस्ट करेगी तो उसके बाद फिर ये मामलात ख़त्म हो जाएंगे, फिर इत्तेहाद टूट जाएगा। तो मैं ये दावा करता हूँ कि इस इत्तेहाद की जो मुद्दत है उसका तयन इमरान खान साहब के रवैये ने करना है। अगर इमरान खान साहब ज़रा सॉफ्ट रवैया रखेंगे तो ये बड़ी जल्दी आपस में लड़ पड़ेंगे, और अगर इमरान खान साहब पुश करेंगे और एक तगड़ी किस्म की अपोजिशन करेंगे तो फिर ये तीनों जमातें एक दूसरे के साथ जुड़ी रहेंगी, क्योंकि इनको पता होगा कि अगर हम अलग अलग हुए तो इमरान खान साहब हमें स्मैश करके रख देंगे। तो अब ये इमरान खान साहब के ऊपर डिपेंड करता है। कल मियां असलम इकबाल साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिनका ताल्लुक है, जिनके ऊपर बड़े मुकदमात थे और वो रुपोश रहे तकरीबन 6 माह से, और कल वो अचानक पेशावर हाई कोर्ट पहुँच गए। उन्होंने मुंह पे ऊपर मास्क लगाया हुआ था, दाढ़ी उन्होंने रखी हुई थी, तो उन्हें कोई पहचान नहीं सका, और वो इस तरह टहलते टहलते अपने दोस्तों के साथ वो पेशावर हाई कोर्ट पहुँच गए, और वहाँ पर उन्होंने दरख्वास्त की कि मुझे राहदारी ज़मानत दी जाए। मैं पंजाब में अदालतों का सामना करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ख़तरा है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनके जाने से पहले ही पंजाब पुलिस वहाँ पहुँच चुकी थी और वो हाई कोर्ट के सामने खड़ी थी, और वो इंतज़ार कर रही थी कि असलम इकबाल साहब उन्हें किसी जगह नज़र आएँ तो उन्हें गिरफ्तार कर ले। लेकिन असलम इकबाल साहब अंदर चले गए। जब वो अंदर गए तो वहाँ पे फिर 2 हफ्ते की उन्हें राहदारी ज़मानत मिल गई, और उसके बाद जब वो बाहर निकलने लगे तो फिर उनके दोस्तों ने, उनके साथियों ने उनको बताया कि बाहर पुलिस खड़ी है, और अगर आप इस सूरत हाल में बाहर निकलेंगे तो वो आपको गिरफ्तार कर लेंगे। गो उनके पास एक ज़मानतनामा था, लेकिन इसके बावजूद उनको पता था कि पंजाब गवर्नमेंट जो है या पंजाब पुलिस जो है वो किस किस्म की होती है और वह क्या हरकत कर सकती है। तो उन्होंने फिर वकील का गाउन पहना और अपना हुलिया वकीलों जैसा किया, और फिर अपने वकला के साथ, अपने वकील दोस्तों के साथ उनके दरमियान में टहलते हुए पंजाब पुलिस के सामने से गुजर के वो बाहर निकल गए। और पंजाब पुलिस को अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि ये जो काले कोट पहन के, ये जो काले गाउन पहन के जा रहे हैं, इन्हीं के अंदर असलम इकबाल साहब भी हैं। तो असलम इकबाल साहब अपने हुलिया तब्दील करके बड़ी आसानी से पंजाब पुलिस को जुल्म देने में कामयाब हो गए, और उसके बाद वो दौड़ के स्पीकर साहब के घर चले गए, जो इस वक्त भी सिटिंग स्पीकर हैं। ज़ाहिर है जब तक नया स्पीकर नहीं आएंगे वो स्पीकर साहब वहाँ पे रहेंगे और उनका घर भी प्रोटेक्टेड होगा। तो उनके अंदर जाके उन्होंने पनाह ले ली, और अब आखिरी इतलात के मुताबिक असलम इकबाल साहब अंदर बैठे हुए हैं, और जो पंजाब पुलिस है वो बाहर बैठी हुई है, और पंजाब पुलिस ने फैसला कर लिया है कि असलम इकबाल साहब को बाहर निकलते गिरफ्तार कर लेना है।
अब देखना यह है कि कामयाब कौन होता है, असलम इकबाल साहब कामयाब होते हैं या फिर पंजाब पुलिस कामयाब होती है। और अगर ये सूरत हाल इसी तरह जारी रहती है तो मेरा ख्याल ये है कि फिर असलम इकबाल साहब को लाहौर तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा, और अगर वो पंजाब असम्बली में शामिल दाखिल होने की कोशिश भी करेंगे तो हो सकता है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। और ये गिरफ्तारी मरीम नवाज़ साहबा के इक़्तिदार संभालने से या इक़्तिदार संभालने के बाद पहली गिरफ्तारी होगी, और यहाँ से मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी, एक नया तसादम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। पंजाब पुलिस ज़ाहिर इस सारे मामले में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और मेरी एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि मियां असलम इकबाल साहब कल पेशावर हाई कोर्ट से दोबारा रब्ता करने लगे हैं, और वहाँ पे जाके वो प्ली लेंगे कि आपने मुझे ज़मानत दी है, लेकिन पंजाब पुलिस जो है उस ज़मानत को तस्लीम नहीं कर रही। और हो सकता है कि पेशावर हाई कोर्ट पंजाब पुलिस को सूबा बदर करने का हुक्म जारी कर दे कि आप इस सूबे के अंदर नज़र नहीं आना चाहिए आपको, और आप फौरी तौर पर पंजाब की हदूद में वापस जाएँ। तो ये ऑप्शन भी मौजूद है, और मेरा ख्याल है PTI इसको एक्सरसाइज करेगी। कल के दिन MKM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुज़ाकरात हुए, और MKM ने ज़ाहिर 3 वजारतों के साथ साथ उन्होंने गवर्नरशिप की सीट भी मांग ली। उन्होंने कहा कि हमारे जो गवर्नर हैं वो कामरान टसोरी साहब हैं, और हम इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस पर थोड़ी सी रिलेक्टेंट थी, क्योंकि उनके पास सिर्फ 2 गवर्नर्स की सीटें हैं, एक बलूचिस्तान के गवर्नर की और दूसरी सिंध गवर्नर की। तो वो चाहेंगे कि वो अपना ही कोई बंदा वहाँ पे लगाएं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती कि MKM के पास गवर्नरी वहाँ पर रहे। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा तसादम सा महसूस हो रहा है, थोड़ा सा तजाद भी महसूस हो रहा है, क्योंकि MKM अपने इस मामले में बड़ी लाउड एंड क्लियर है, और उनके रहनुमाओं ने, उनके लीडर्स ने ये कहना शुरू कर दिया है कि हम गवर्नरशिप की सीट जो है वो खाली नहीं छोड़ेंगे, और ये हमारा हक है। और कामरान टसोरी क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जब वो अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उनको रिमूव क्यों करना चाहते हैं? बल्कि कुछ लोगों का ये भी कहना है, MKM के लोगों का, कि जनाब आप यहाँ पे अपना कोई रिश्तेदार लगाना चाहते हैं तो किसी के ख़ानदान को या किसी के रिश्तेदार को कराची की या सिंध की गवर्नरशिप के ऊपर हम नहीं बैठने देंगे। तो MKM इस पर डट चुकी है, और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इनका मुतालबा मानना पड़ेगा, और अगर ये मुतालबा नहीं मानते तो फिर ये इत्तेहाद बनने से पहले ही टूट जाएगा। फिर MKM जो है वो मेरा ख्याल है हुकूमत के अंदर बैठेगी तो सही, लेकिन नाराज़ होकर बैठेगी, और वो कौमी असम्बली में एहतजाज भी करती रहेगी, जो सरदस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अफोर्ड नहीं कर सकती। लिहाजा मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि MKM को गवर्नर की सीट भी मिल जाएगी, क्योंकि अब ये फैसला मियां नवाज शरीफ ने करना है, और मियां नवाज शरीफ साहब के पास जाके उनसे ये मामलात को सेटल करने की कोशिश करेंगे। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो इस वक्त इत्तेहादी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके हल्फनामे सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को दे रही है। कल तक इसकी तादाद सिर्फ 50 थी, लेकिन अब ये तादाद 83 तक पहुँच चुकी है, 83 तक। लेकिन अभी भी 11 अरकान मिसिंग हैं, और उनसे रब्ता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो सरदस्त पार्टी को नहीं मिल रहे। लेकिन पार्टी बड़ी तकदो करके उन तक भी पहुंच रही है। अगर वो लोग मिल गए तो फिर ये तादाद मेरा ख्याल ये है कि 94 तक पहुंच जाएगी या 95 तक पहुंच जाएगी, और उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की तादाद जो है वो पूरी हो जाएगी, और फिर ये डेफिनेटली कौमी असम्बली में जाएंगे। यहाँ पर एक और कन्फ्लिक्ट भी है कि अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जारी है पार्लियामेंट में, तो वहाँ पे इनके पार्लियामानी लीडर कौन होंगे? क्या गौहर खान साहब होंगे या फिर हामिद रज़ा खान साहब होंगे? ये अब फैसला करना ज़रा थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब भी कह रहे हैं कि मैं क्योंकि अपनी पार्टी का चेयरमैन हूँ, और मैं ज़ाहिर है फिर मुझे वहाँ पे जाना चाहिए, और मुझे कौमी असम्बली में जाके पार्लियामानी लीडर भी बनना चाहिए। तो ये एक बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू से शुरू हो गया। अब या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना पार्लियामानी लीडर बनाएगी, अगर वो अपना पार्लियामानी लीडर बनाएगी तो फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास चली जाएगी, और अगर साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब कामयाब हो जाते हैं पार्लियामानी लीडर बनने में या अपोजिशन लीडर बनने में, तो फिर पार्टी जो है इमरान खान साहब के हाथ से खिसक जाएगी, और ये खिसकती हुई पार्टी किसी वक्त भी किसी भी किनारे लग सकती है। इस चीज़ का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है, क्योंकि अगर हामिद रज़ा साहब किसी वक्त बिगड़ गए तो फिर पार्टी वापस नहीं आ सकेगी इमरान खान साहब के पास। नदीम अफजल चंद साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, आपको याद होगा पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए थे, फिर ये वहाँ से दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ गए। इन्होंने इस बार NA 82 सरगोदा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन भी लड़ा है, और कल इन्होंने हामिद मीर साहब के शो में एक इंकशाफ किया
कि मुझे सरगोदा में 5 करोड़ रुपए रिश्वत देने के लिए कहा गया था और मुझे यह कहा गया कि आसफ अली जरदारी साहब ने आपको 10 करोड़ रुपए दिए हैं, आप उनमें से आधा हमें हिस्सा दें 5 करोड़ रुपए, तो फिर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी। तो उन्होंने शिकवा किया कि जब मुझसे रिश्वत मांगी जा रही थी तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इलेक्शन कितने एक फेयर होंगे। मेरा ख्याल है ये पहली आवाज़ है जिसमें बाकायदा किसी एक रुकन ने सामने खड़े होकर कहा है कि मुझसे पैसे तलब किए गए थे। तो मेरा ख्याल है नदीम अफजल चंद साहब को बुला के इनसे पूछना चाहिए कि ये पैसे आपसे किसने डिमांड किए थे और फिर इस पेस पे बाकायदा एक कमीशन बनना चाहिए, क्योंकि कई आवाज़ें उठ रही हैं। कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि फ़लाँ सीट 1 करोड़ रुपए में बिकी है, फ़लाँ सीट 5 करोड़ में बिकी है, फ़लाँ सीट 10 करोड़ रुपए में बिकी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ये इल्ज़ाम लगाया, हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने भी इल्ज़ाम लगाया और इसके साथ अब बलूचिस्तान के कुछ लीडर्स भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बाकायदा पैसे लिए गए हैं और उसके बाद फिर लोगों को इलेक्शन में जितवाया गया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम लोग तो जीते हुए थे या हम लोग तो हारे हुए थे और सुबह जब उठे तो हम जीत गए, और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हम जीते हुए थे सुबह हार गए। तो इस पे बहुत इल्ज़ामात लग रहे हैं पैसों के लेन देन की। पाकिस्तान में हर बार रिगिंग होती है इलेक्शंस में, लेकिन कभी इस तरह पैसे इस्तेमाल होने पे किसी ने कभी एतराज़ नहीं किया, उंगली नहीं उठाई। लेकिन ये पहला इलेक्शन है जिसके अंदर लोग टेलीविज़न पर बैठ के ये कह रहे हैं कि हमसे पैसे मांगे गए हैं। तो नदीम अफजल चंद साहब एक मोअज़्ज़ज़ शख्स हैं, सच्चे और खरे भी हैं, और इमरान खान साहब के दौर में भी ये कैबिनेट में बैठ के भी सच बात करते थे, और जब उन्होंने कह दिया तो फिर मेरा ख्याल है इनकी बात पे यकीन करना चाहिए और इन्हें बुला के पूछना चाहिए कि किसने ये पैसे तलब किए थे, क्योंकि उनका ये इशारा है चीफ सेक्रेटरी की तरफ कि चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं वो इसमें ऑन बोर्ड थे। तो मेरा ख्याल है चीफ सेक्रेटरी साहब से भी पूछ लेना चाहिए और नदीम अफजल चंद साहब से भी पूछना चाहिए। इस इल्ज़ाम को अब इस तरह अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, ना ही इसे गर्द में दबाना चाहिए। ये एक लाउड एंड क्लियर किस्म का मैसेज है कि पाकिस्तान में 2024 के इलेक्शन कैसे हुए थे। जब एक शख्स खुद क्लेम कर रहा है कि मुझसे 5 करोड़ रुपए मांगे गए थे, तो फिर आपको मज़ीद किस सबूत की ज़रूरत है।